हेलो गाइस, वेलकम टू मेड एग्जाम वाइटल्स। मैं हूं दिव्येश। आई एम द थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट और आज हम बात करने वाले हैं एंटी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ड्रग्स के बारे में। तो सबसे पहले रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता क्या है? तो क्रोनिक मल्टी सिस्टम ऑटो इम्यून डिजीज जिसमें क्या होगा, परसिस्टेंट इन्फ्लामेटरी साइनोवाइटिस ऑफ पेरिफेरल स्मॉल जॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे साइनोवाइटिस हो जाएगा, मतलब कि इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जिससे वहाँ पे पेन होगा और इन्फ्लामेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले होगा क्या, पेन स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट्स ड्यू टू प्रोग्रेसिव डैमेज टू जॉइंट्स लीड टू डिफॉर्मिटी। ठीक है, वहाँ पे पेन होगा, स्वेलिंग्स हो जाएंगी और इन्फ्लामेशन के कारण जॉइंट्स में डिफॉर्मिटी क्रिएट होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिलीज होंगे साइटोकाइंस और प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, वो रिलीज होगी और वहाँ जाके वो डिफॉर्मिटी करेंगे। दूसरा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक ऑटो इम्यून डिजीज भी है। ठीक है, तो उसमें टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन से होता है और उसमें क्या होता है, इम्यून डिपॉजिट्स एट द साइड, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन होगी साइड्स पे और वहाँ जाके क्या करेगी, ऑर्गन डैमेज करेगी टिश्यू में। ठीक है, तो ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो दो टाइप की ट्रीटमेंट करेंगे, टू कंट्रोल पेन एंड इन्फ्लामेशन और टू डिक्रीज इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो पेन और इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए कौन सा ड्रग्स देंगे? तो उसमें आएंगे एनसेड्स और ग्लूकोकोर्टिकॉइड जो कि स्टीरॉइड्स है। एनसेड्स में एस्पिरिन, डाइक्लोफिनेक, नेप्रोक्सेन, आइबुप्रोफेन, ये सब क्या करेंगे, डिक्रीज पेन एंड इन्फ्लामेशन, रैपिड रिलीफ करेंगे पेन में और नो इफेक्ट ऑन डिजीज प्रोग्रेशन। ठीक है, डिजीज के प्रोग्रेशन में ये कोई इफेक्ट नहीं करता, सिर्फ पेन और इन्फ्लामेशन को ये कम करेगा, डिक्रीज स्टिफनेस और डिक्रीज स्वेलिंग। ठीक है, ये चीज़ होगी। दूसरे कौन से है, ग्लूकोकोर्टिकॉइड, उसमें आएंगे प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन। वो क्या करेंगे, डिक्रीज ल्यूकोसाइड माइग्रेशन। अगर ल्यूकोसाइड माइग्रेट करेंगे ही नहीं इंजर साइड पे तो वहाँ जाके पेन एंड इन्फ्लामेशन होगा ही नहीं। ठीक है, दूसरा है डिक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ कॉक्स टू की एक्सप्रेशन कम करेंगे, जिससे क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस कम हो जाएगी। तीसरा है डिक्रीज कैपिलरी परमिबिलिटी। ठीक है, कैपिलरी परमिबिलिटी कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि जो इंजर साइड है वहाँ जाके सारे ल्यूकोसाइड है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, वो वहाँ पे पहुँच ही नहीं सकेंगे। चौथा है इंटरल्यूकिन्स को डिक्रीज करेंगे। पांचवा है स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लामेटरी एंड स्ट्रॉन्ग इम्यून सप्रेशन। ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी है और स्ट्रॉन्ग इम्यून सप्रेशन भी करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं डीमार्ट्स। तो डीमार्ट्स क्या है? डीमार्ट्स मतलब डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग। ठीक है, वो क्या करेंगे, डिक्रीज स्लो डाउन डिजीज प्रोग्रेशन को कम करेंगी, स्लो जॉइंट डिस्ट्रक्शन, स्लो एक्टिंग है ड्रग्स, ये सारी तीनों चीज़ें होती है। अब डीमार्ट्स में दो टाइप के होते हैं, नॉन बायोलॉजिक्स डीमार्ट्स और बायोलॉजिक डीमार्ट्स। नॉन बायोलॉजिक डीमार्ट्स में आएंगे अवेलेबल सिंस लॉन्ग टाइम, ये बहुत टाइम से अवेलेबल है, और बायोलॉजिक्स में क्या आएंगे, फॉर्म बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ये बनाए गए हैं। अब नॉन बायोलॉजिक डीमार्ट्स में कौन कौन से आएंगे, तो इसमें एक ट्रिक है याद रखने के लिए, क्यूट पगली मल्लिका शेरावत। हाँ, इमरान हाशमी वाली क्यूट पगली मल्लिका शेरावत। क्यूट से क्लोरोक्विन, पगली से क्या आएगा, पेनिसिलेमाइन, एजाथायोप्रिन, गोलसोल्स, लेफ्लुनोमाइड, इनहिबिट फॉर्मेशन ऑफ पिरिमिडिड्स। ठीक है, मल्लिका से मिथोट्रेक्सेड और शेरावत से सल्फासेलेजिन। ये ड्रग्स नॉन बायोलॉजिक ड्रग्स को याद रखने की एक ट्रिक है, क्यूट पगली मल्लिका शेरावत। अब सबसे पहले इसमें देखेंगे लेफ्लुनोमाइड एक नॉन बायोलॉजिक्स है। ये क्या करेंगे, इट डिक्रीजेस रिबोन न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन, जिससे क्या होगा, लिम्फोसाइट्स है ना, वो जीवन फेज में ही अरेस्ट हो जाएंगे, जिससे एंटीबॉडी फॉर्मेशन होगा ही नहीं, जिससे आगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब लेफ्लुनोमाइड का एडीआर कौन सा है, तो एलोपेशिया, हिपेटोटॉक्सिसिटी, रैशेस होंगे। ठीक है, अब लेफ्लुनोमाइड है ना, उसको हम प्रेगनेंसी, चाइल्ड, लैक्टेटिंग मदर्स में नहीं दे सकते और इसका हम लोडिंग डोज देते हैं। ठीक है, अब दूसरा नॉन बायोलॉजिक ड्रग्स कौन सा है, तो सल्फासेलेजिन। ठीक है, सल्फासेलेजिन क्या है, एक प्रो ड्रग है जिसको हम ओरली देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, क्यों? क्योंकि सल्फासेलेजिन है ना, दो टाइप में वो कन्वर्ट होगा अपने में, तो सल्फापाइरिडिन और 5 एमिनो सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, दो कंपोनेंट में ये डिवाइड हो जाएगा। सल्फापाइरिडिन क्या करेगा, ये सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाएगा और वो क्या करेगा, इनहिबिशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सुपर ऑक्साइड एंड इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस, मतलब इंटरल्यूकिन्स नहीं बनेंगे, टीएनएफ अल्फा नहीं बनेंगे, ये सब क्या करेंगे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये बेनिफिशियल इफेक्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जाके ना वहाँ पेन और स्वेलिंग होगी ही नहीं, इन्फ्लामेशन ही नहीं करने देंगे, इससे ये रूमेटॉइड
आर्थराइटिस में काम आता है। दूसरा कौन सा कंपोनेंट होता है, 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड, जो क्या करेगा, इनहिबिट कॉक्स, ठीक है, कॉक्स को इनहिबिट कर देगा, जिससे क्या होगा कि इन्फ्लामेटरी जो कंपोनेंट है प्रोस्टाग्लैंडिन वो सिक्रेट ही नहीं होंगे, जिससे क्या होगा, प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लामेटरी इन गट, ठीक है, गट में एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट ये क्रिएट करेगा। इसीलिए ये ड्रग सल्फासेलेजिन अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सल्फासेलेजिन के यूजेस कौन से हैं, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस और अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज़ होता है। ऑल्सो यूज इन क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में भी यूज़ होता है। ओनली डिमांड यूज इन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है, एक ही डिमांड है जो कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में यूज़ होता है। अब एडीआर क्या है सल्फासेलेजिन का, तो हिमोलिसिस करेगा और ल्यूकोपेनिया होगा। ये दूसरा ड्रग हमने देख लिया सल्फासेलेजिन। अब तीसरा कौन सा है, गोल्ड सोल्स। तो गोल्ड सोल्स में क्या होगा, इट अल्टर्स मॉर्फोलॉजी ऑफ मैक्रोफेजिस। मैक्रोफेजिस से कोई भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन होगी, वहाँ सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, मैक्रोफेजिस का। क्यों, क्योंकि वही सब कुछ मीडिएट करता है। अब ये क्या करेंगे, मैक्रोफेजिस की मॉर्फोलॉजी को ही चेंज कर देंगे, जिससे क्या होगा, डिक्रीज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए इसको हम देते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। इसके एडीआर कौन से हैं, तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, अल्सर्स, एप्लास्टिक एनीमिया, प्रोटीनूरिया, ठीक है, ये तीसरा देख लिया। अब चौथा देखते हैं डी पेनिसिलेमाइन, ठीक है। डी पेनिसिलेमाइन क्या करता है, तो सप्रेस टी सेल को सप्रेस कर देगा, जिससे क्या इम्यून रिएक्शन नहीं होगी। दूसरा किलेटिंग एजेंट है, इसलिए ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज्ड फॉर कॉपर पॉइजनिंग एंड विल्सन डिजीज में, ठीक है। विल्सन डिजीज और कॉपर पॉइजनिंग का केस होगा अगर, तो उसमें भी हम डी पेनिसिलेमाइन दे सकते हैं। इसके एडीआर कौन सा है, तो प्रोटीनूरिया होगा, पेनसाइटोपिनिया होगा, पेम्फिगस लाइक स्किन रैशेस भी हो गए, ठीक है। अब तक हमने क्या देखा, लेफ्लुनोमाइड देखा, सल्फासेलेजिन देखा, गोल्ड सोल्स देखा, डी पेनिसिलेमाइन देखा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, पांचवा कौन सा है, तो इम्यूनोसप्रेसेंट्स, ठीक है। इम्यूनोसप्रेसेंट में कौन से आएंगे, मिथोट्रेक्सेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, एजाथायोप्रिन और साइक्लोस्पोरिन, ठीक है। मिथोट्रेक्सेट क्या है, तो इसको हम ओरली देते हैं और ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है और ये एक फोलेट एंटागोनिस्ट है, ठीक है। मिथोट्रेक्सेट को हम 2 कंडीशन में दे सकते हैं, कैंसर में भी देते हैं और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी देखते हैं। लेकिन कैंसर क्योंकि मैलिग्नेंट कंडीशन होती है, इसलिए वहाँ पे हमको हाई डोज देना पड़ता है, क्योंकि तो भी उसका इफेक्ट आएगा, इसलिए वहाँ पे 25 मिलीग्राम डेली देते हैं। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में लो डोज होता है और 7.5 मिलीग्राम पर वीक देते हैं, ठीक है। ये इसका डिफरेंस है। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये क्या करेगा, इंक्रीज एक्स्ट्रा सेल्यूलर एडिनोसाइन, ठीक है। एडिनोसाइन को इंक्रीज करेगा, जिससे क्या होगा, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होगी। क्यों, क्योंकि इट इनहिबिट्स कीमोटैक्सिस ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस बाय एक्टिव टी सेल, ठीक है। एक्टिव टी सेल से जो प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस होते हैं वो कब प्रोड्यूस होते हैं, जब कीमोटैक्सिस होता है। अब न्यूट्रोफिल का कीमोटैक्सिस ही नहीं होगा, जिससे ये प्रो इन्फ्लामेटरी टी सेल्स बनेंगे ही नहीं, जिससे ना इन्फ्लामेटरी कंडीशन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो होती है वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब मिथोट्रेक्सेट के दूसरे यूज़ कौन से हैं, तो कैंसर में यूज़ होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज़ होता है, सोरियासिस में यूज़ होता है, पोलियोमायोसाइटिस में यूज़ होता है, जायंट सेल आर्टेराइटिस में यूज़ होता है और डर्मेटोमायोसाइटिस में भी यूज़ होता है, ठीक है। अब इसका एडीआर कौन सा है, तो डोज डिपेंडेंट हिपेटोटॉक्सिसिटी, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट एडीआर है, ठीक है। म्यूकोसल अल्सर होगा, नोजिया और वॉमिटिंग होगा, ठीक है। अब इस एडीआर को हम कब यूज़ कर सकते हैं, एडीआर को हम कब, ये सब उसकी साइड इफेक्ट है। अब एडीआर को अब हम कब कम कर सकते हैं, तो इसको हम फॉलिक एसिड देंगे ना, तो इसको ये एंटागोनिस्ट कर देगा, जिससे ना इसका एडीआर कम हो जाएगा। अब मिथोट्रेक्सेट है ना, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, लीवर डिजीज एंड पेप्टिक अल्सर। ये हमको खास याद रखना है, पेप्टिक अल्सर का पेशेंट होगा, लीवर डिजीज होगा या प्रेगनेंसी होगा, इसमें हम मिथोट्रेक्सेट कभी नहीं देंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्लोरोक्विन। तो क्लोरोक्विन में कौन सा आएगा,
क्लोरोक्विन में डीमार्ट ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी, क्लोरोक्विन, ठीक है, प्रेगनेंसी में ये डीमार्ट ऑफ चॉइस है जिसको हम प्रेगनेंसी में सेफली दे सकते हैं। ये क्या करेगा, डिक्रीज लाइसोसोमल एंजाइम एंड स्केवेंजर फ्री रेडिकल जो प्रोड्यूस होते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, उसको ये बनने ही नहीं देगा, जिसके कारण इन्फ्लेमेटरी कंडीशन कम हो जाएगी। हाईली बाउंड टू टिश्यू प्रोटीन्स एंड डिपॉजिटेड इन द मेलेनिन कंटेनिंग टिश्यू, ठीक है, ये हाईली बाउंड होता है प्रोटीन और डिपॉजिट कहाँ होता है, मेलेनिन कंटेनिंग टिश्यू में डिपॉजिट होता है। इसके कारण ये आई में जाके टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसका एडीआर कौन सा है, जीआईटी डिस्ट्रेट, सिंकोनिज्म, हिमोलाइसिस, रेटिनल डैमेज, कॉर्नियल ओपेसिटी, ठीक है। इसीलिए जब भी क्लोरोक्विन की हम ट्रीटमेंट देना तब ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन शुड बी डन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हम मलेरिया में भी देखेंगे कि क्लोरोक्विन देते समय हमको ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन देना ही चाहिए, ठीक है। तो अब तक हमने कौन कौन से ड्रग देंगे, डीमार्ट्स देंगे। डीमार्ट्स में देखिए बायोलॉजिक्स और नॉन बायोलॉजिक्स। तो नॉन बायोलॉजिक्स में हमने सारे देख लिए, लेफ्लुनोमाइड, सल्फासेलेनेजिन, फिर गोल्डसोल्स देखा हमने, डी पेनिसिलेमाइड देखा, फिर इम्यूनोसप्रेशन देखा, ठीक है। ये सारे हमने कौन से देंगे, नॉन बायोलॉजिक्स में देंगे क्लोरोक्विन, ठीक है। अब आगे देखते हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स कौन से होते हैं। तो इनहिबिट टीएनएफ, ठीक है, इनहिबिट IL-1, ठीक है, इंटरल्यूकिन 1, इनहिबिट IL-6, कॉज बी सेल डिप्लीशन को कम करेंगे ऐसे बायोलॉजिक्स, और को स्टिमुलेशन इनहिबिटर, ठीक है, ये सारे बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, ठीक है। अब इसमें TNF अल्फा एंटागोनिस्ट कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले इसको याद रखने की ट्रिक है कि ऐसे ही इनहिबिटर को गोली मारो, ऐसे ही इनहिबिटर को गोली मारो। ऐसे ए मतलब एडालिमुमेब, सी से सर्टोलिजुमेब, ई से एटेनासर्टेब, आई से इनफ्लिक्सीमेब और गो से गोलीमुमेब, ठीक है। ये सारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है जो TNF अल्फा को एंटागोनाइज करेंगे, जिससे प्रो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कम हो जाएगी, ठीक है। पर TNF अल्फा एंटागोनिस्ट को हम TB या हेपेटाइटिस बी के पेशेंट को नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें ये कंडीशन को और ख़राब करते हैं। अब यूज़ क्या है इसके, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियासिस, क्रोन्स डिजीज, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है, इन सब में हम बायोलॉजिकल एजेंट्स देते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं IL-6 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, दूसरे कौन से है, IL-6 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, उसमें टोसिलिजुमेब, ठीक है, ये नीट 2021 का PYQ क्वेश्चन है, और सारिलुमेब, ये भी एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, ये IL-6 को एंटागोनाइज करते हैं। और टोसिलिजुमेब है ना, वो ऑल्सो यूज फॉर साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम में भी ये यूज़ होता है। तीसरा कौन सा है, इंटरल्यूकिन 1 एंटागोनिस्ट, मतलब कि एनाकिंड्रा ड्रग होता है जो इंटरल्यूकिन 1 को एंटागोनाइज करता है। चौथा है बीटा सेल डिप्लीटर्स, ठीक है, बीटा सेल डिप्लीटर्स में कौन सा है, रिटुक्सीमेब, ठीक है, इसको IV देते हैं और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा और CLLV में भी हम देते हैं, ठीक है। इन तीनों कंडीशन में ये देते हैं, इसलिए रिटुक्सीमेब बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, यूज विथ मिथोट्रेक्सेट इन रेजिस्टेंट केसेस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। पांचवा कौन सा है, तो को स्टिम्युलेटिंग इनहिबिटर्स, उसमें आएगा अबाटासेप्ट, ठीक है, ये IV देते हैं, इनहिबिट T सेल एक्टिवेशन एंड एपिसिस। इतने ड्रग्स आते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, ठीक है। थैंक यू सो मच।